हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी का सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, उन सारे क्वेश्चंस को हम आज डील करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो केयरफुली आप लोग देखिएगा और काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमने जब कंटिन्यूटी का थ्योरी पढ़ा रहा था उसी समय हमने इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी क्लास के अंदर करवा रखा है। ओके, चलिए हमसे क्या क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x द्वारा परिभाषित एक फलन है जो समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। ये हमें प्रूव करना है। मतलब क्या प्रूव करना है? ये जो फंक्शन g ऑफ x है ना, ये डिसकंटिन्यूअस है ऑल इंटीजर्स पर। प्रूव दैट the given function is discontinuous at all integers point। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शंस गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है सारे इंटीजर्स के ऊपर। ये हमें प्रूव करना है, यानी इसको डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होंगे, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए आइए इसको हम लोग बनाते हैं। ओके, तो ऐसे तो बहुत सारे इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो हम एक बार पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए इसको डिसकंटिन्यूअस प्रूव करेंगे, फिर हम लोग निगेटिव इंटीजर्स के लिए इसको डिसकंटिन्यूअस प्रूव करेंगे। तो हम लोग एक कोई पॉजिटिव इंटीजर्स जनरल मान लेते हैं। लेट अस सपोज के, या लेट अस सपोज के मान लेते हैं। चलो के मान लेते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? लेट अस कंसीडर k is a positive integer। Let us suppose k is a positive integer। हम k को पॉजिटिव इंटीजर मानकर चल रहे हैं, यानी k क्या है? ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या? ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, चलिए तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। ओके, चलिए पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आप सब लोग जानते होंगे। लिमिट x टेंस टू k माइनस h इंटू f ऑफ x, ओके, इज इक्वल टू लिमिट। अब यहां पर हम लोग h टेंस टू 0 ले लेंगे तो x हमारा k माइनस h हो जाएगा। ये हमने रिप्रेजेंटेशन बताया है ऑलरेडी, आप जानते हो रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलिए तो तो f ऑफ x यहाँ g ऑफ x है, तो आप g ऑफ x ले लो। ओके, यहाँ f ऑफ x की जगह g ऑफ x गिवन है ना, g ऑफ x गिवन है। देखो g ऑफ x, और ये हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ये आपको हमने 11th क्लासेस के अंदर पढ़ाया है और 12th क्लासेस के अंदर भी फंक्शन में आपको डिटेल से इन चीजों को पढ़ाया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या होता है ना। ऐसा फंक्शंस जिनके अंदर कोई भी रियल नंबर डालो, आउटपुट में हमेशा इंटीजर वो देगा, ऐसे फंक्शंस को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा जाता है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ओके, चलिए तो लिमिट x टेंस टू k माइनस h g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k माइनस h, और यहां पर x क्या है? तो x हमारा g ऑफ x क्या है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ओके,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर क्या कर लेंगे, जहां पर x है वहां k माइनस एच पुट करेंगे, तो x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, k माइनस एच। तो k माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर भी हम क्या रखेंगे, यहां भी हम लोग क्या रखेंगे, k माइनस एच, और यहां भी हम लोग क्या रखेंगे, k माइनस एच। तो रख दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ k माइनस एच। ओके चलिए अब यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां k माइनस एच का k माइनस एच हो जाएगा माइनस। अब यहां केयरफुली आप लोग समझिएगा कि k क्या है, k को हमने पॉजिटिव इंटीजर माना है, k को हमने क्या माना है, पॉजिटिव इंटीजर। तो आप ऐसे समझो कि हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, लेट अस सपोज कि हमारे पास 2 है, तो 2 पर ये 2 ही देगा, 2 पर क्या देगा, 2 ही देगा। अब सोचो कि यहां पर k क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो k पर k देगा, k पर k देगा, क्योंकि k हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो k रखने पर k देगा। अब सोचो k माइनस एच का मतलब क्या होता है, h क्या है, वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, h क्या है, इन्फिनाइटेसिमली वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब आप ऐसे समझो कि k में अगर बहुत छोटा सा क्वांटिटी माइनस होगा, आप ऐसे समझो कि 2 में हम माइनस कर दें 0.001 माइनस कर दें, तो इनका जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, 1.999 ऐसे कुछ बचेगा। तो इनका जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का वैल्यू होगा वो 1 के करीब हो जाएगा, यानी 1 माइनस हो जाएगा। यानी 2 में अगर हम बहुत छोटा क्वांटिटी को माइनस करें तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा, यानी 1 कम जाएगा। तो सोचो कि अगर k में हम माइनस एच करें और एच हमारे क्या बहुत छोटा क्वांटिटी है, इसका मतलब 2 में बहुत छोटा क्वांटिटी माइनस करने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो गया। तो k में बहुत छोटा क्वांटिटी माइनस करने पर k में 1 घट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर आएगा तो k माइनस 1 देगा। क्या देगा, k माइनस 1। क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या है, k माइनस एच, h क्या है, बहुत छोटा क्वांटिटी। तो k में बहुत छोटा क्वांटिटी माइनस करने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा, इंटीजर में 1 माइनस हो जाएगा। तो इंटीजर क्या है, k, तो k में 1 माइनस होकर हमें मिलेगा, तो यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा, k माइनस 1। तो यहाँ पर देखो ये चीज हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें k माइनस 1। ओके अब इनको थोड़ा सोल्व कर लो। लिमिट h टेंड्स टू 0, k माइनस एच माइनस k माइनस माइनस प्लस 1 प्लस k माइनस k कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचा, यहां पर बचा हमारा माइनस एच और प्लस 1। अब यहां क्या कर लो, टेकिंग लिमिट कर लो बच्चा वाड़ी, टेकिंग लिमिट। तो जहां जहां h है वहां वो आप क्या पुट कर दोगे, जहां जहां h है वहां क्या पुट कर दोगे, 0। तो क्या हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया। ओके यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या हो गया, 1। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ओके चलिए अब आप लोग देखना, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, फिर से इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, इस चीज को समझना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया था क्लास 11 के अंदर, फंक्शंस के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ाया था, एक एक कॉन्सेप्ट हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का हमने क्लियर किया था। जैसे देखो कि हमारे पास 5 है, 5 में एक बहुत छोटा सा क्वांटिटी हम माइनस करें तो यहाँ क्या मिलेगा, 4.99 के समथिंग। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 मिलेगा ना। 4.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 4 होता है। तो वैसे ही सोचो ना कि k में माइनस एच कर रहे हैं, मतलब k में एक बहुत छोटा सा क्वांटिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू मिलेगा वो k में माइनस 1 मिलेगा ना। जैसे 5 में माइनस 0.11 हमने माइनस कर दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से 1 कम मिला, 4 मिला, यानी 5 से 1 माइनस कम मिला। 2.2 में हमने माइनस 0.001 हमने माइनस किया, तो 2 का 1 कम मिला, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मिला। तो k में अगर माइनस एच करेंगे, यानी k में एक बहुत छोटा सा क्वांटिटी हम माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा, k इंटीजर है तो इससे 1 कम मिलेगा, तो k में 1 माइनस कर लो, k माइनस 1 मिलेगा। ओके तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। चलिए राइट हैंड लिमिट
x टेंस टू k प्लस h g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k प्लस h और g ऑफ x क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ओके, चलिए अब जहां जहां x है वहां वहां k प्लस h पुट कर दो, तो हमारा यहां भी क्या आ जाएगा, यहां x के जगह पर भी हम k प्लस h पुट करेंगे और इसके अंदर भी हम लोग k प्लस h पुट करेंगे। ओके, चलिए तो लिमिट x टेंस टू k प्लस h, ओके, x की जगह k प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ k प्लस h। ओके, चलिए अब यहां पर क्या लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो ये k प्लस h का k प्लस h देगा माइनस, अब सोचो फिर से हम एक चीज दे ले रहे हैं, मान लेते हैं 2 है मेरे पास, तो 2 का हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 में एक बहुत छोटा सा क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, लो 2 में हमने एक बहुत छोटा सा क्वांटिटी ऐड किया तो क्या हो गया 2.002, ये क्या देगा, 2 ही तो देगा ना। अगर 2 में एक बहुत छोटा सा क्वांटिटी ऐड किया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होगा। सिमिलरली k में हमने एक बहुत छोटा सा क्वांटिटी ऐड किया तो हमें k ही तो मिलेगा ना। इसका मतलब यहां k प्लस h का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, k ही तो होगा ना। जैसे 2 में बहुत छोटा सा क्वांटिटी ऐड करने पर उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ही होगा ना। सिमिलरली k प्लस h, k में बहुत छोटा सा क्वांटिटी ऐड करने पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू k ही मिलेगा। चलिए तो लिमिट h टेंस टू 0, यहां क्या हो जाएगा, k प्लस में और k माइनस में कट गया, h बचा। अब यहां क्या कर लो, टेकिंग लिमिट कर लो बच्चावाड़ी, टेकिंग लिमिट तो जहां जहां h है वहां 0 पुट कर लो, तो डायरेक्ट क्या हो गया, h की जगह 0। अब बताओ ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट हमारा 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट हमारा क्या आ गया बच्चावाड़ी, राइट हैंड लिमिट हमारा 0 आ गया। चेक कर सकते हो बच्चावाड़ी, चेक कर सकते हो कि राइट हैंड लिमिट 0 आया है और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 1 आया है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट्स व्हाई therefore g of x is discontinuous at इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर जो भी ले लो। तो देख लो यही तो प्रूव करने बोला था कि सारे इंटीजर पॉइंट पर जो हमारा g ऑफ x दिया है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसको डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये हमारा प्रूव हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। आप सिमिलरली क्या कर लो, सेम प्रोसेस में आप लोग क्या करोगे, इस बार निगेटिव इंटीजर लेकर चलोगे। तो आप ये खुद से कर सकते हो, ये आपके ऊपर हमने छोड़ दिया, ये आप खुद से कर लेना, ये खुद से कर लेना है ना। इस बार अब क्या कर लेंगे, लेट अस कंसीडर मान लेते हैं हम यहां पर कुछ ले लेते हैं, c ले लेते हैं, मान लेते हैं c ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर c इज अ नेगेटिव इंटीजर। अब सारा प्रोसेस वही होगा, चलो हम सोल्व ही कर देते हैं, है ना। लेट अस कंसीडर c इज अ नेगेटिव इंटीजर। ओके, c को हमने नेगेटिव इंटीजर माना, तो चलो फिर से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c माइनस h g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c माइनस h g ऑफ x क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ओके, चलिए तो लिमिट h टेंस टू 0। अब जहां जहां x है वहां वहां c माइनस h रखोगे, तो यहां भी c माइनस h और यहां भी हमारा c माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह हम क्या रख दे, c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर भी हम लोग c माइनस h रख देते हैं। ओके, अब चलिए फिर से वही फंडा अपनाइए, लिमिट h टेंस टू 0, c माइनस h का c माइनस h माइनस, आप ऐसे सोचो कि c हमारा निगेटिव इंटीजर है ना, मान लेते हैं हमारे पास एक निगेटिव इंटीजर -2 है, तो -2 पर -2 मिलेगा। अब सोचो कि इस -2 में हम बहुत छोटा सा क्वांटिटी माइनस करें, तो -2 माइनस 0.01, तो क्या होगा, ये हो जाएगा -2.001।
अब -2.01 क्या मिलेगा हमें, -3 मिलेगा, ये -3 देगा, क्या देगा -3, यानी एक ज्यादा मिल रहा है, एक ज्यादा मिल रहा है ना। सिमिलरली अगर c हमारा निगेटिव इंटीजर है और इसमें एक बहुत छोटा सा क्वांटिटी हमने माइनस किया, c अगर हमारा क्या है, c बच्चा बाड़ी हमारा क्या है, बहुत छोटा क्वांटिटी है, c हमारा बहुत छोटा क्वांटिटी है, c हमारा बहुत छोटा क्वांटिटी है, सॉरी h हमारा बहुत छोटा क्वांटिटी है, तो c में हमने बहुत छोटा क्वांटिटी माइनस किया, तो देखो ना -2 में बहुत छोटा क्वांटिटी माइनस करने पर -3 मिला, एक बढ़कर मिला, तो यहां भी हमें क्या मिलेगा, c+1 मिलेगा ना बच्चा बाड़ी, एक बढ़कर तो मिलेगा ना, देखो ना माइनस ना ना एक घटकर मिलेगा, -2 का -3 है, -2 का -3 एक कम हो रहा है ना, -2 का -3 एक कम हो रहा है, इसका मतलब c का c-1 मिलेगा, c का c-1 मिलेगा, c का c-1 मिलेगा, देखो ना -2 का -3 मिल रहा है, -2 का -3 मतलब एक माइनस हो रहा है, तो c- इसका c-1 मिलेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा c-1। अब इनको आप कैलकुलेट कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस h माइनस c माइनस माइनस +1, यहां प्लस c माइनस c कैंसिल आउट हो गया। अब आप देख सकते हो क्या मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h +1, टेकिंग लिमिट कर लो, टेकिंग लिमिट तो -0 + 1 इज इक्वल टू 1, तो यहां लेफ्ट हैंड लिमिट फिर से क्या आ गया 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया बच्चा वाड़ी, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 1। चलिए अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, सेम RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h, और ये क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ओके चलिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रख देंगे c प्लस h, तो c प्लस h माइनस यहां भी x की जगह क्या रख देंगे c प्लस h। ओके चलिए अब देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, c प्लस h का c प्लस h माइनस, अब यहां तुम देखो फिर से वही फंडा अपनाओ, फिर से वही फंडा अपनाओ, यहां पर फिर से वही फंडा अपनाओ बच्चा बाड़ी, कि देखो मान लेते हैं मेरे पास -2 है, मान लेते हैं मेरे पास -2 है, ओके ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -2 है, और इसमें एक बहुत छोटा सा क्वांटिटी हमने ऐड किया, एक बहुत छोटा सा क्वांटिटी हमने ऐड किया, लेट अस सपोज 0.1 हमने ऐड किया, तो ये -2.01 होगा, तो इसका हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, इसका क्या मिलेगा बच्चा बाड़ी, इसका हमें -3 मिलेगा ना, सॉरी 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 2 से कम मिलेगा बेटा, 2 से कम मिलेगा, ये -1.99 के आसपास मिलेगा, मिलेगा ना, -2 + 0.1, -2 में बहुत छोटा सा क्वांटिटी ऐड किया, तो -2 से छोटा, अब -2 से छोटा कितना, -1.99, तो -1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होता है, -2 होता है, तो इसका मतलब सेम वैल्यू मिल रहा है, -2 में बहुत छोटा सा क्वांटिटी ऐड करने पर हमें -2 ही मिल रहा है, -3 में बहुत छोटा क्वांटिटी ऐड करने पर हमें -3 मिलेगा, तो C में, C निगेटिव इंटीजर है, तो C में बहुत छोटा क्वांटिटी ऐड करने पर C ही मिलेगा, तो ये C प्लस H क्या देगा, C ही तो देगा ना, तो यहां क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ओके तो लिमिट H टेंड्स टू 0, C प्लस H माइनस C प्लस C माइनस C कट गया, क्या मिला, लिमिट H टेंड्स टू 0, और यहां H मिला। अब टेकिंग लिमिट कर लो बच्चा वाड़ी, टेकिंग लिमिट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो RHL कितना हो गया, RHL 0 आ गया, जबकि LHL 1 था, RHL 0 जबकि LHL 1, तो यहां भी हम बोल सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हुआ, यानी फिर से डिसकंटिन्यूअस हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर g of x is discontinuous at negative integer
और हमें यही प्रूव करना था कि सभी इंटीजर पॉइंट पर बेटा, सभी इंटीजर पॉइंट पर g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो हमने प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो मेरे पास व्हाट्सएप में आया है। ओके चलिए, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 19 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। ओके चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, केयरफुली देखना। कोसाइन मतलब कॉस, कोसेकेंड का मतलब सेक, ये कॉसेक, सेकेंड का मतलब सेक, कोटेंजेंट का मतलब कॉट। ये सब क्या है, इनके सांत्यता पर विचार करें, मतलब कंटिन्यूटी को चेक करें। कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट के कंटिन्यूटी को चेक करें, है ना। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन। कोसाइन का मतलब होता है बच्चा बाड़ी कॉस, कॉस का ही पूरा नाम हमारा कोसाइन होता है, यानी कॉस एक्स ले लेते हैं। ओके, और किसका कंटिन्यूटी चेक करना है, कोसेकेंड। कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉसेक एक्स। सेकेंड, सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म होता है सेक एक्स। एंड कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉट एक्स। इसका मतलब हमें चार फंक्शन गिवन है बच्चा बाड़ी, इसका मतलब हमें चार फंक्शन गिवन है। कितने फंक्शन, चार फंक्शन। कौन कौन सा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। इन सभी के कंटिन्यूटी हमें वन बाई वन चेक करना है, सभी के कंटिन्यूटी हमें वन बाई वन चेक करना है। मतलब हमें चेक करना है, प्रूव नहीं करना है, हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए वन बाई वन हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग cos x वाला लेते हैं। ओके चलिए, बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग किसका लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब आपको पता है बच्चा बाड़ी, जब हम लोग थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हम लोग बहुत सारे जगह पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी cos x का ग्राफ हमने प्लॉट करके दिखाया था। cos x का ग्राफ कैसा होता है, वेव के जैसा होता है और ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है ना बच्चा बाड़ी। अगर आपसे हम बात करें कि हमारा cos x का ग्राफ कैसा होता है, cos x का ग्राफ हमारा बच्चा बाड़ी cos x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, कभी ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूअस ये चलते रहता है। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब हर रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस होगा, एवरी रियल नंबर पर ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या होगा कि ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे हेयर 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 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स is continuous at all real number। इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चा बाड़ी। ऐसे क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें चेक नहीं करने दिया है। तो जब पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक नहीं करने दिया है तो ऐसे क्वेश्चन को हम फटाफट
लैंग्वेज में बना करके निकल जाएंगे और इसमें कहीं भी मार्क्स कटने का कोई चांसेस नहीं है। चाहे बोर्ड एग्जाम में बनाओ चाहे किसी भी एग्जाम में बनाओ, अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिख देते हो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका 0.001 मार्क्स भी नहीं कटेगा। ओके चलिए, तो ये हो गया सेकंड। अब हम लोग सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। अब देखो कॉसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं। अब देखो कि ये हर जगह कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये सारे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस नहीं होंगे। जहां जहां साइन एक्स 0 देगा वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये फंक्शन कब अनडिफाइन होगा, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 पर। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि यहां पर कॉसेक एक्स जो है वो सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस नहीं होंगे, किसको छोड़कर, जहां जहां साइन एक्स 0 आएगा उन रियल नंबर को छोड़कर बाकी हर जगह कॉसेक एक्स हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए यहां क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई बोले तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई डॉट 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 एन पाई। इसका मतलब क्या है कि ये कॉसेक एक्स जो है वो हमारा कंटिन्यूअस होगा हर रियल नंबर पर, लेकिन किन को छोड़ करके, 0 को छोड़ करके, पाई को छोड़ करके, 2 पाई को छोड़ करके, 3 पाई को छोड़ करके, इन जनरल एन पाई को छोड़ करके। तो यहां क्या लिखेंगे आंसर में, हेयर cosec x is continuous at all real number except n पाई। हो गया सॉल्यूशन हमारा, एक्सेप्ट n पाई। ओके क्लियर हो गया। ये हर रियल नंबर पर हमारा कंटिन्यूअस होगा, केवल किसको छोड़ करके, एन पाई को छोड़ करके। ओके तो ये भी हो गया हमारा। ओके अब इसी तरीके से हम थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। अब वही बात हो गया, सेक एक्स हर रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जहां जहां cos x 0 होगा उन पॉइंट्स को छोड़ करके सारे रियल नंबर पर सेक एक्स हमारा कंटिन्यूअस होगा। ओके तो यहां क्या लिखेंगे, फिर से डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो cos x इज नॉट इक्वल टू 0। cos कहां 0 होता है, हर ऑड पाई पर 0 होता है, तो 2n + 1 पाई पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू पाई 3 पाई, ये सॉरी पाई बाई टू ऑड पाई बाई टू ओके ऑड पाई बाई 2n + 1 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, ये सब डॉट 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 2n + 1 पाई बाई 2। तो ये सब पॉइंट को छोड़ करके इन सभी पॉइंट पर सेक एक्स हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, चूंकि अनडिफाइन होगा। जो फंक्शन जिस पॉइंट पर अनडिफाइन होता है वो उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, ये हमने कॉन्सेप्ट के टाइम पे बताया था। तो इन सारे पॉइंट्स पर बच्चा बाड़ी, इन सारे पॉइंट्स पर सेक एक्स हमारा अनडिफाइन होगा, सेक एक्स विल बी अनडिफाइन। इन सारे पॉइंट पर सेक एक्स अनडिफाइन होगा, तो जिन पॉइंट पर सेक एक्स अनडिफाइन होगा उस पॉइंट पर सेक एक्स डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो क्या लिखेंगे आंसर बच्चा बाड़ी, आंसर क्या लिखेंगे, फिर से वही आंसर लिखेंगे क्या, हेयर sec x is continuous at every real number except odd pi by 2, एक्सेप्ट ऑड पाई बाई 2। आंसर हो गया, सारे रियल नंबर पर केवल ऑड पाई बाई 2 को छोड़ करके सारे रियल नंबर पर सेक एक्स हमारा कंटिन्यूअस होगा, चूंकि उन सारे पॉइंट्स पर सेक एक्स हमारा डिफाइन होगा। तो जिन पॉइंट पर सेक एक्स डिफाइन होगा उन पॉइंट पर हमारा
सेक एक्स कंटिन्यूअस होगा, ये हमने ऑलरेडी बता रखा है। चलिए लास्ट हमारा कॉट एक्स है। लास्ट हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स को हम कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। फिर से वही बात हो गया, साइन एक्स जहां जहां जीरो होगा वहां वहां कॉट एक्स अनडिफाइन होगा, और वहां कॉट एक्स हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर से डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई। इसका मतलब हेयर कॉट एक्स, हेयर कॉट एक्स इज कंटिन्यूअस at all real number except n pi, except n pi, यानी x belongs to all real number except n pi। यहां क्या हो जाएगा, यहां भी हमारा वही चीज लिख सकते थे, x belongs to all real number except odd pi by 2। तो इन सारे पॉइंट्स पर हमारा कॉट एक्स, सेक एक्स ये सब हमारा कंटिन्यूअस होंगे, केवल उन पॉइंट्स को छोड़कर जहां पर वो अनडिफाइन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके चलिए, चलिए अब देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन ठीक है, ये पूछने लायक क्वेश्चन था, पर इसका भी कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी बता रखा है। ये थोड़ा पूछने वाला क्वेश्चन था, इसके पहले का सारा क्वेश्चन फालतू का आप लोग पूछे हो, कोई दम नहीं था क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है ना, प्रूव करने बोल रहा है, प्रूव करने बोल रहा है। एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। इसका मतलब ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है इसको हमें प्रूव करने बोला है। प्रूव दैट द गिवन फंक्शन, प्रूव दैट द गिवन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। इस बार हमें कंटिन्यूअस प्रूव करने बोला है। अब देखो यहां भी कोई पॉइंट नहीं दिया है जिस पर हमें चेक करना है और बताना है कि ये कंटिन्यूअस है, प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट लॉजिक से करेंगे। अब देखो केयरफुली आप लोग ध्यान से देखना, ये जो फंक्शन है बच्चा बाड़ी, ये अपने आप में एक कंपोजिट फंक्शन है। ये अपने आप में एक कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। ऑलरेडी हमने फंक्शंस के अंदर कंपोजिट फंक्शंस का नॉलेज बहुत अच्छे से दिया है। क्लास 12 के अंदर फंक्शन में एक चैप्टर ही हमारा था कंपोजिट फंक्शन, जहां हम लोग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना सीखे थे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना सीखे थे, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स निकालना सीखे थे, है ना, ये सब निकालना सीखे थे। शॉर्ट में फॉग, गॉफ ये सब निकालना सीखे थे। तो वही हमारा ये क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है। ये कंपोजिट फंक्शन है, ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, ये कंपोजिट फंक्शन है। देखो ना कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन खत्म नहीं होता है कि दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो देखो बाहर हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन खत्म नहीं हुआ कि हमारा अलजेब्राइक फंक्शन स्टार्ट हो गया। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन खत्म नहीं हुआ कि हमारा अलजेब्राइक फंक्शन स्टार्ट हो गया। तो एक फंक्शन खत्म नहीं हुआ, दूसरा फंक्शन उसके अंदर आ गया, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन होता है। तो देखो अगर इनको हम ब्रेक करें, अगर इनको हम ब्रेक करें दो अलग अलग फंक्शन में, तो लेट अस सपोज हमने एक फंक्शन पी ऑफ एक्स मान लिया, तो पी ऑफ एक्स हमारा कॉस एक्स हो गया, और दूसरा फंक्शन को हम क्यू ऑफ एक्स मान लेते हैं, तो क्यू ऑफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। देखो दो फंक्शन अलग अलग रहा होगा, दो फंक्शन ऐसे अलग अलग रहा होगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड
क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम बच्चा बाड़ी इन दोनों का कंपोजिट निकाले तो वापस से हमें यही मिलेगा। इन दोनों का अगर कंपोजिट निकाले बच्चा बाड़ी तो वापस से हमें वही मिलेगा, वही मिलेगा। निकालो तो P ऑफ Q ऑफ X निकालो। P ऑफ Q ऑफ X, P क्या है cos X, तो cos और X की जगह Q ऑफ X रखेंगे, X की जगह Q ऑफ X, तो cos Q ऑफ X क्या है एक्स स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर। तो तुम देख सकते हो यही तो हमारा क्या बन गया, f ऑफ x बन गया, यही तो हमारा f ऑफ x बन गया। इसका मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है किसका किसका, ये cos x और x स्क्वायर का ये कंपोजिट फंक्शन है। ओके, अब देखो ध्यान से सुनना, कंपोजिट फंक्शंस के कंटिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं ये आप लोग ध्यान से सुनना। यहां पर हमारा एक फंक्शन क्या है, यहां पर हमारा एक फंक्शन है P ऑफ x, क्या था cos x, एंड Q ऑफ x क्या था x स्क्वायर। अब देखो अपने आप में P ऑफ x भी हमारा कंटिन्यूअस है ऑल रियल नंबर पर, यानी इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो 22 किया था उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, cos x हर जगह हर रियल नंबर पर कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो cos x हमारे यहाँ क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है हर रियल नंबर पर, इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। ओके, अब इसके बारे में क्या ख्याल है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है बच्चा बाड़ी, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हर रियल नंबर पर ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। ये हमने थ्योरी के टाइम पे कॉन्सेप्ट के टाइम पे पढ़ाया हुआ है। तो ये भी अपने आप में पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये भी ऑल रियल नंबर, हर रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस होंगे। तो इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, कहीं पर ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होंगे, हर रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस होगा। तो इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। अब सोचो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बना था, P ऑफ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से P ऑफ Q ऑफ X बना था, यही तो f ऑफ x के बराबर आया था, और ये क्या आया था cos x स्क्वायर। अब तुम बोलो कि P ऑफ Q ऑफ X में P ऑफ x भी कंटिन्यूअस है, और Q ऑफ x भी कंटिन्यूअस है। तो बच्चा वाड़ी ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कंपोजिट फंक्शन के टाइम पर, जब कंटिन्यूटी हमने पढ़ाया था कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। देखो P ऑफ x कंटिन्यूअस है और Q ऑफ x कंटिन्यूअस है, P ऑफ x कंटिन्यूअस है और Q ऑफ x भी कंटिन्यूअस है। तो इनसे बनने वाले, इन दोनों से बनने वाला कंपोजिट फंक्शन भी हमारा क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, हेंस P ऑफ Q ऑफ x या f ऑफ x इज या विल बी कंटिन्यूअस, प्रूव्ड हो गया, विल बी कंटिन्यूअस प्रूव्ड हो गया। ओके, हमेशा याद रखना कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है हर रियल नंबर पर तो उनका कंपोजिट फंक्शन जो निकालेंगे वो भी हर रियल नंबर पर हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 31 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा 32 नंबर भी क्वेश्चन है, 33 भी है एंड 34 भी है। तो चलिए फटाफट हम लोग 32 देख लेते हैं। 31 हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग 32 देख लेते हैं। फिर से कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं, अगर कोई दो फंक्शन हर रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी हर रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा। अगर दो फंक्शन में से कोई एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कंपोजिट फंक्शंस का कंटिन्यूअस होने के लिए वो कंपोजिट फंक्शन जिन दो अलग अलग फंक्शन से मिलकर बना है, दोनों फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है, तभी उनसे बनने वाला कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब 32 भी इसी टाइप का है, 33 भी इसी टाइप का है एंड 34 भी इसी टाइप का है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 31 देख लिए। अब कौन कौन से देख लिए? 31 ये और 19 देख लिए, 19, 22, 31 देख लिए। अब 32 देख लेते हैं हम लोग। चल देखो, देखो फिर से सवाल वही है, उसी टाइप का सवाल है बच्चा बाड़ी, फिर से उसी टाइप का सवाल है। देख लो क्या बोला है, फिर से बोला है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। इसको हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द गिवन फंक्शन will be continuous, will be continuous। ये फिर से हमें प्रूव करना है। अब देखो हम क्यों बोल रहे हैं कि ये 31 जैसा ही है, क्योंकि ये जो फंक्शन मॉड cos x दिया है, मॉडुलस ऑफ cos x, ये भी अपने आप में कंपोजिट फंक्शन है, ये भी अपने आप में कंपोजिट फंक्शन ही है बच्चा बाड़ी। क्यों कंपोजिट फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ और उसके अंदर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। मॉडुलस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन। तो देखो तो ये किन दो फंक्शन से मिलकर बना होगा? ये एक तो बना होगा लेट अस सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू मोड x से मिलकर बना होगा, और दूसरा q ऑफ x इज इक्वल टू cos x से मिलकर बना होगा। इन दोनों का जब आप कंपोजिट निकालोगे तो आपको ये मिलेगा। निकाल कर चेक कर लो, निकाल करके चेक कर लो। P ऑफ Q ऑफ X निकाल लो। तो P क्या है? P हमारा मोड है, तो मोड, ओके मोड। और X के जगह क्या रखोगे? X के जगह हमारा क्या है? Q ऑफ X। तो X के जगह Q ऑफ X इज इक्वल टू मोड Q ऑफ X क्या है? cos X। तो मोड cos X। देख लो बच्चा बाड़ी, देख लो। तो यहां क्या है? P ऑफ X इज इक्वल टू मोड X एंड Q ऑफ X इज इक्वल टू cos X। इनका जब कंपोजिट निकालोगे तो हमारा P ऑफ Q ऑफ X मिलेगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? मोड cos X के इक्वल हो जाएगा। यहां हमने निकाल करके दिखा दिया है। अब वही चीज फिर से बच्चा बाड़ी, वही चीज फिर से यहां देखेंगे, वही चीज फिर से यहां देखेंगे। क्या देखेंगे? फिर से वही चीज यहां फिर से देखेंगे कि हमारा P ऑफ X क्या है? P ऑफ X हमारा मॉडुलस फंक्शन है। अब याद करना, मॉडुलस फंक्शन का डायरेक्ट हमने इसका क्वेश्चन का हमने डायरेक्ट कंटिन्यूटी चेक करवाया था, ग्राफिकल मेथड से भी और एनालिटिकल मेथड से भी। मॉड का ग्राफ क्या होता है? मॉड एक्स का ग्राफ हमारा वी शेप का होता है, मॉड एक्स का ग्राफ हमारा वी शेप का होता है। ये कहीं भी किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं हुआ है, हर जगह ये कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है? ये इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, एट ऑल रियल नंबर। ये कंटिन्यूअस हो गया हर रियल नंबर पर। Q ऑफ X क्या है? Q ऑफ X फिर से cos X है, और cos X कितना बार बता चुके हैं? आज ही हमने 2 बार ऑलरेडी बता रखा है कि ये भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है। तो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, एट ऑल रियल नंबर। ओके, तो f ऑफ x जिन दो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन है, जिन दो फंक्शन से मिलकर ये बना है, वो दोनों फंक्शन अपने आप में हर जगह कंटिन्यूअस है। तो उन दोनों फंक्शन से मिलकर बनने वाला कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। मोड cos x दो फंक्शन से मिलकर बना है, मोड x एंड cos x, और मोड x भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, cos x भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो इन दोनों के कंपोजिट फंक्शन जो हमारा मोड cos x होगा, वो भी ऑलवेज हमारा क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन।
तो यहां क्या लिख देंगे, यहां फिर से वही चीज लिख देंगे कि हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड कॉस एक्स is continuous at all real number। प्रूफ हो गया, एट ऑल रियल नंबर प्रूफ हो गया बच्चावाड़ी, प्रूव्ड हो गया। ओके चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। 31, 32, 33 सब एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ओके अब हम लोग 33 देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद 34 देख लेते हैं। जगह नहीं है तो फिर से हमें एक न्यू पेज लेना पड़ेगा, एक न्यू पेज लेना पड़ेगा। चलिए हम नेक्स्ट ले रहे हैं। ओके चलिए चलिए 33 क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए फिर से वही चीज है, देख लो देख लो देख लो बच्चा बड़ी, देख लो देख लो, फिर से वही चीज है, फिर से वही चीज है, फिर से वही चीज है। फिर से हमें इस बार चेक करने बोला है, चेक करने बोला है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। अरे ये कंपोजिट फंक्शन है ना, एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन मोड एक्स। चलिए अब इसका हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। भैया ये फिर से क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, फिर से क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है। अरे है ना, फिर से क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है। ओके चलिए तो ये किन दो फंक्शन से मिलकर बना है, ये किन दो फंक्शन से मिलकर बना है, p ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स एंड q ऑफ x इज इक्वल टू मोड x से मिलकर बना है। ओके चलिए इनका जब आप क्या निकालोगे, इनका जब आप कंपोजिट फंक्शन निकालोगे p ऑफ q ऑफ x निकालोगे तो p के जगह क्या लिखेंगे, साइन, साइन, और x के जगह हमारा q ऑफ x इज इक्वल टू साइन, और q ऑफ x के जगह क्या आ जाएगा, मोड x। तो मोड x आ गया, इसका मतलब जो साइन मोड x है वो साइन x एंड मोड x के कंपोजिट से मिलकर बना है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा f ऑफ x है इज इक्वल टू साइन मोड x इज इक्वल टू p ऑफ q ऑफ x, इनसे मिलकर बना है। और ये दोनों अपने आप में क्या होगा, फिर से कंटिन्यूअस होगा। वी नो दैट p ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, साइन का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस मिलता है। इसका मतलब फिर से क्या बोलेंगे कि इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, एट ऑल रियल नंबर एंड q ऑफ x इज इक्वल टू मोड x। फिर से बच्चा वाड़ी ये क्या है, फिर से इसको क्या बोलेंगे, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। अब फिर से क्या हो गया कि साइन मोड एक्स जिन दो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन है वो दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उनसे बनने वाला कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनसे बनने वाले जितने भी कंपोजिट फंक्शन होंगे सबका सब कंटिन्यूअस होगा। तो साइन एक्स एंड मोड एक्स से बनने वाला जो कंपोजिट फंक्शन है वो साइन मोड एक्स है, तो साइन मोड एक्स भी हमारा कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि साइन भी हमारा कंटिन्यूअस है, मोड एक्स भी सब कंटिन्यूअस है। तो दोनों जब कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिट फंक्शन साइन मोड एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, हेंस 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 f of x is equal to sin mod x will be
कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, एट ऑल रियल नंबर। हो गया 33 भी खत्म। अब लास्ट 34 क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 34। चलिए चलो देख लो, ये भी हलवा सवाल है, ये भी हमारा हलवा सवाल है, हलवा हलवा। चलिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस वन। इसका भी देखो कॉन्सेप्ट हमने बताया था। चलो चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। देखो यहां पर क्या है, ये जो एफ ऑफ एक्स जो है वो दो फंक्शंस के सब्सट्रैक्शन है। ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, देख सकते हो बच्चावाड़ी। ये एक अलग फंक्शन है पी ऑफ एक्स और ये एक अलग फंक्शन है, मान लेते हैं क्यू ऑफ एक्स। और ये दोनों फंक्शन इस बार ये कंपोजिट नहीं है, दोनों फंक्शन का ऑपरेशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ है। यानी यहां पी ऑफ एक्स क्या है, मोड एक्स। ये भी हमारा क्या है, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। और क्यू ऑफ एक्स क्या है, मोड एक्स प्लस वन। भैया ये भी तो मॉडुलस फंक्शन ही है ना, तो ये भी हमारा क्या होगा, इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, एट ऑल रियल नंबर। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, फिर से बता रहे हैं, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन करने पर जो फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, उनका सब्सट्रैक्शन करने पर जो फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर जो फंक्शन मिलेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, और उनका डिवीजन करने पर जो फंक्शन मिलेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो यहां हम लोग लिख देंगे कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स ये दोनों हमारा कंटिन्यूअस है। तो पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यही तो एफ ऑफ एक्स है और यही तो हमारा मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस वन है। ये हमारा क्या हो जाएगा, विल बी कंटिन्यूअस, विल बी कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, एट ऑल रियल नंबर। प्रूव्ड हो गया बच्चावाड़ी, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए वो वाला पॉइंट हम नोट में लिख देते हैं, वो वाला पॉइंट हम नोट में लिख देते हैं बच्चावाड़ी। जो हम बार बार वो पॉइंट बोल रहे हैं ना, उनको हम एक जगह लिख देते हैं। ओके चलिए उन पॉइंट्स को लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये हर जगह काम करेगा कंटिन्यूटी में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इतना ही नहीं, आगे चलकर डिफरेंशियबिलिटी में भी काम करेगा, आगे चलकर हम लोग डिफरेंशिएशन में भी इसका यूज करेंगे। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग क्या देख रहे हैं, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, are two continuous function, then first f of g of x or g of f of x both are continuous, both are continuous, both are continuous, मतलब इनका कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, both are continuous। सेकेंड f of x प्लस जी ऑफ एक्स भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, विल बी कंटिन्यूअस, विल बी कंटिन्यूअस। थर्ड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये भी बच्चावाड़ी हमारा कंटिन्यूअस होगा। और एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, ये भी हमारा कंटिन्यूअस होगा। कब, जब दोनों फंक्शन
एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होंगे तभी ये वैलिड है, तभी ये वैलिड है, अगर बात अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। कंपोजिट फंक्शंस का कंटिन्यूअस होना तभी पॉसिबल है जब वो कंपोजिट फंक्शन जिन दो फंक्शन से मिलकर बना होगा, अगर वो कंटिन्यूअस होंगे तब जाकर कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होंगे, तब उनका एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा, तब उनका सब्सट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, तब उनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा और तब उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपने व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा था उन सारे क्वेश्चंस का हमने जवाब आपको दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।